तो इमेजन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन हमारा क्या आ गया, En2 माइनस En। इसी पे बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन एच एटम जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, फाइंड एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशंस। क्या है क्वेश्चन कि जब हमारा हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में जंप करेगा तो उसकी एनर्जी और वेवलेंथ जो रेडिएशंस उस टाइम वो इमिट करेगा जंप करते वक्त, उसकी एनर्जी और वेवलेंथ क्या होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन एंड वेवलेंथ पूछ रखा है, एक्चुअल में मेन ये है। ठीक है, अब एनर्जी हमने क्या निकाली थी बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n स्क्वायर EV, यही निकाली थी। और अभी हमने देखा डेली क्या होती है, E2 माइनस E1 है ना, क्योंकि N2 है और ये N1 है तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब आपकी एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z², आपका क्या है भाई 1 है, हाइड्रोजन के लिए 1 ही रहेगा, वट एवर विल बी द ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिट कुछ भी है, हमारा Z तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो 1 अपॉन, अब हम कौन सी सेल की बात कर रहे हैं, सेकंड की, सेकंड से जंप किया है फर्स्ट में, तो हम E2 एनर्जी निकाल रहे हैं, एक्चुअल में E2 है हमारी, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम E1 एनर्जी की बात करते हैं, E1 तो -13.6 इंटू जेड तो वही 1 रहेगा, n कितना है, फर्स्ट सेल की बात हो रही है तो 1 है, 1 का स्क्वायर। अब डेली कितनी एनर्जी चेंज हुई है जंप करते वक्त, वो क्या होती है फाइनल माइनस इनिशियल, जहां से जंप करके आया है वापस उसकी एनर्जी में से वो पहले वाली घटा दे, तो E2 माइनस E1 हमने किया और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, चेंज एनर्जी आ जाएगी उस इमिटेड रेडिएशंस की। अब वेवलेंथ की बात करें तो एनर्जी आ गई है, hc अपॉन लैम्बडा वेवलेंथ निकालनी है, एनर्जी आ चुकी है, h की वैल्यू कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, लैम्बडा निकाल लेंगे। ठीक है, अब दिक्कत क्या थी कि हमें बार बार क्या करना पड़ रहा था, E2 एनर्जी अलग से निकालो, मीन्स जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन पहले था वो अलग से एनर्जी निकालनी पड़ रही है, फिर बाद में जहाँ आया वहां एनर्जी निकालेंगे, फिर उनका चेंज निकाल रहे हैं, फिर वो एनर्जी आने के बाद वेवलेंथ निकाल रहे हैं, काफी लेंथी पड़ रहा था। तो हमने क्या किया, एक शॉर्टकट फॉर्मूला इसके लिए बना लिया कि शॉर्टकट हम वो ऑर्बिटल वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट हमारे पास एनर्जी और वेवलेंथ आ जाएगी। तो वेवलेंथ के लिए डायरेक्ट, अब मान लीजिए एनर्जी ना पूछी होती, वेवलेंथ पूछी होती, तो पहले हम एनर्जी निकाल रहे हैं फिर हमें वेवलेंथ निकालनी पड़ रही है ना, तो बहुत ज्यादा ये लेंथी हो जा रहा है। तो डायरेक्ट वेवलेंथ के लिए हमने एक नया फॉर्मूला बनाया, और ये नया फॉर्मूला क्या था, देखिए डेली हमारी क्या होती है, En2 माइनस En1 होती है ये तो। ठीक है, डेली यहाँ से क्या आ गया, hc अपॉन लैम्बडा एनर्जी ऑफ फोटोन, ये भी हमें पता है। अभी हमने निकाला En2 क्या था, -13.6 इंटू Z² बाय N2 का स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -13.6 इंटू Z² बाय N1 का स्क्वायर, यही रहेगा, ये तो हमने अभी देखा है। अब हमने क्या किया बेटा, इस इक्वेशन में हमने 13.6 Z² कॉमन ले लिया, देखो दोनों साइड कॉमन है ना, हमने कॉमन लिया क्या 13.6 Z², अंदर इधर तो क्या बच जाएगा 1/N2 का स्क्वायर बच जाएगा, इधर 1/N1 का स्क्वायर बच जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस करके क्या हो जा रहा था प्लस, तो कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा है ना, -1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को बेटा HC से मल्टीप्लाई किया, HC से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इधर HC से HC अब हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि इधर हमें सिर्फ क्या चाहिए, लैम्बडा चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, हम वेवलेंथ के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें HC हटाना था, तो HC से मल्टीप्लाई करवाया, HC से डिवाइड करवाया, यहाँ क्या बच गया 1/लैम्बडा, इधर क्या बच गया बेटा, इधर आपका बच गया Z² बाय HC, और H और C की, H भी कांस्टेंट है बेटा और C भी कांस्टेंट है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन, दोनों के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके हमने एक नया कांस्टेंट निकाल लिया, रैडबर्ग कांस्टेंट, R से डिनोट किया यहाँ। ठीक है, तो 1/HC की जगह मैंने क्या लिखा है, R लिखा है, R Z²
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ निकालने का किसी भी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है बेटा, तो ये रैडबर्ग ने निकाली थी, इसीलिए कांस्टेंट को हमने रैडबर्ग कांस्टेंट दिया, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को। आपको h की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू भी पता है, डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं इन 1 ये वैल्यू करके। नहीं तो आप इसकी ये वैल्यू भी याद रख सकते हैं डायरेक्ट, 1.09 इंटू 10⁻⁻7 m-1। Electron comes from first cell from any cell is called Lyman wave and series is called Lyman series। अब आगे देखिए, यहाँ तक ये वेवलेंथ का फॉर्मूला समझ आया। अब आगे क्या हुआ, एक लाइमन नाम का साइंटिस्ट आया और उसने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट सेल में आता है ना, लाइमन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से अगर फर्स्ट सेल में आता है तो हम उस सीरीज को, उस वेव को लाइमन वेव कहेंगे, उस सीरीज को लाइमन सीरीज कहेंगे। जैसे कि देखिए इधर ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया, यहाँ पे आपकी ये क्या है, सेल है। ऊपर जब आप जाते जाओगे तो सेल के बीच में जो एक एनर्जी गैप है ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और बहुत आगे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे एक दूसरे पे क्या करना स्टार्ट कर रही है, ओवरलैप करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो लाइमन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन किधर भी से, किसी भी सेल से अगर n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट सेल में आएगा तो हम उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आ गया, सेकंड से फर्स्ट में आए, या इनफाइनाइट से फर्स्ट में आए। ठीक है, किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट सेल में आए किसी भी सेल से तो उसको लाइमन सीरीज कहेंगे। अब सबके लिए उसने वेवलेंथ निकालना स्टार्ट किया। फर्स्ट सेल से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आया तो इसकी वैल्यू सेकंड हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे वेवलेंथ। ठीक है, और वेवलेंथ हमारी आई बेटा 1216 एंगस्ट्रॉम, है ना। फिर ऐसे हमने फर्स्ट थर्ड से फर्स्ट में लेके आए तो n2 आपका थर्ड हो जाएगा, मीन्स 3 हो जाएगा, n1 आपका 1 हो जाएगा। फिर आपकी वेवलेंथ आपने निकाली, फिर n इज इक्वल टू 4 के लिए निकाली, 5 के लिए निकाली, n2 को 6 पुट किया, 7 पुट किया, n1 आपका फर्स्ट ही रहेगा क्योंकि लाइमन की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग वेवलेंथ आई। ठीक है, ऐसे फिर हम इनफाइनाइट पे गए, हमने इनफाइनाइट की निकाली, इनफाइनाइट पे 911 एंगस्ट्रॉम आ गई। तो देखो एक चीज आप हमने नोट करी बेटा, वो क्या नोट किया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा था कि ये फर्स्ट सेल थी, ये सेकंड सेल थी, ये थर्ड सेल थी, फर्स्ट की -13.6 थी, इसकी 3 पॉइंट कुछ थी। मीन्स हम ऊपर जब जा रहे थे तो ऑर्बिट्स की जो एनर्जी थी वो इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि ये माइनस में ज्यादा वैल्यू थी, मीन्स कम वैल्यू है ना, ये माइनस में कम वैल्यू है मीन्स ज्यादा वैल्यू है। समझते हो ना माइनस प्लस वाला। तो क्या है कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जा रही थी बेटा, एनर्जी भी बढ़ती जा रही थी। आप इधर ही देख लीजिए, n इज इक्वल टू 1 की ये एनर्जी है, n इज इक्वल टू 2 में गई एनर्जी आपने देखो बढ़ा दी, n इज इक्वल टू 3 में आपने एनर्जी और बढ़ा दी। एनर्जी लेवल डायग्राम में भी हम देख रहे हैं ना कि जितनी सेल आप बढ़ाते जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है। लेकिन बेटा वेवलेंथ देखिए, जब 2 में थी तब वेवलेंथ इतनी आई है, 2 से फर्स्ट में आई तो वेवलेंथ ये, लेकिन इनफाइनाइट से फर्स्ट में आई तो वेवलेंथ ये। इसका मतलब जब हम हायर ऑर्बिट से लोअर में आ रहे हैं और जितनी हायर को बढ़ाते जा रहे हैं उतनी वेवलेंथ क्या आ रही है, कम। एनर्जी आ रही है ज्यादा और वेवलेंथ आ रही है कम। क्यों, रीजन क्या है? तो आप देखिए, आपने एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़ा था, वो क्या होता था, hc/λ। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लैम्डा है, वेवलेंथ है और एनर्जी है, वो एक दूसरे के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही रीजन है कि जब आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है सेल के साथ तो आपकी वेवलेंथ घटती जा रही है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये तो हमारा किसी भी सेल से फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का आना, लाइमन सीरीज।